हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग आज RTS 6 का सलूशन देखेंगे। इस पेपर में ये जो सीरीज चल रही है RTS, इसमें टोटल 30 टेस्ट हैं और ये 6 टेस्ट का सलूशन हम लोग आज देखेंगे। इसमें सिलेबस था सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सैंड इज, ये सैंड है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टेशनरी ड्रॉपर एट ए रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकेंड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। एक कन्वेयर बेल्ट है और कन्वेयर बेल्ट पे सैंड को ड्रॉप किया जा रहा है। इस तरह से सैंड को ड्रॉप कर रहे हैं और रेट जो ड्रॉप करने का है वो 0.5 kg पर सेकेंड है। मतलब dm/dt की वैल्यू 0.5 kg पर सेकेंड ये दिया हुआ। कन्वेयर बेल्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड से बेल्ट मूव कर रही है ना। तो कह रहे हैं द पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। कह रहे हैं बेल्ट को उसी वेलोसिटी से मूव करते रहने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है। तो देखो, पावर जो होगा, पहले बेल्ट को उतनी वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फोर्स कितना लगेगा। जब इस पे सैंड गिरेगी तो फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी मेंटेन रखनी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले फोर्स निकालें। अब ये न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है और मास बदल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास बदल रहा है, तो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता था, फोर्स का F इक्वल टू VdM/dt। ये फॉर्मूला होता था, फोर्स होता था VdM/dt। F इक्वल टू VdM/dt, ये फोर्स का फॉर्मूला होता था। और V हम लोगों ने पढ़ा था, V दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड और dm/dt 0.5 दिया है, तो फोर्स आ गया 2.5 न्यूटन। अब पावर चाहिए तो पावर होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आ गया 2.5 और वेलोसिटी 5, तो ये आ जाएगा 12.5 वॉट। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वाला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 पार्टिकल्स को रखा गया है और सबका मास सेम है 1 kg। सबका मास 1 kg, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg। सबका मास 1 kg। अब कह रहे हैं इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज टेकन एज द ओरिजिन। जहां डायगोनल्स कट करते हैं, ऐसे कट करेंगे, इसको ओरिजिन मान लिया जाए। वो कह रहे हैं इसको ओरिजिन मान लो। तो डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन मान लिया जाए। पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होंगे। तो ये ओरल क्वेश्चन है। जब सबका मास बराबर है, चारों तरफ इक्वल मास रखा है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ इक्वल मास रखे हैं, 1 kg 1 kg। सेंटर से हर कॉर्नर की डिस्टेंस सेम है। आपको पता है जब मास किसी पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर आ जाता है जिस पॉइंट के चारों तरफ मास को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चूंकि इस पूरे सिस्टम का मास सेंटर के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहेंगे सेंटर जो है, ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास 0,0 पर ही होगा, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द 4 ग्राफ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन वेयर W1 W2 एंड W3 आर द वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू फिगर्स A B C एंड D। कह रहे हैं इसमें अरेंज करना है वर्क डन के ऑर्डर में। तो आपको मालूम है FX ग्राफ दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क देता है। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा एरिया तो पॉजिटिव और नीचे होगा तो नेगेटिव। तो अब देखो, जैसे पहला वाला जो बना है, इसमें कुछ करना नहीं, ओरल आंसर निकाल सकते हैं। इसका जो पहला ग्राफ बना है, इसमें ये वाला हिस्सा नीचे है, ये वाला हिस्सा ऊपर। तो अगर हम पहले दूसरे को कंपेयर करें
और तीसरे को चौथे को कंपेयर करें तो देखो ये वाला हिस्सा तीनों में सेम है। ये वाले एरिया को अगर आप A1 मान लेते हो तो इसमें भी ये वाला एरिया A1 होगा और इसमें भी ये वाला एरिया A1 होगा और माइनस में होगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तीनों में। तो 1 में, 2 में और 3 में, तीनों में ये एरिया सेम है। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर इसमें सबसे कम एरिया है, इसमें उससे ज्यादा एरिया है और इसमें उससे ज्यादा एरिया है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो 3 में है, उससे कम एरिया किसमें है 2 में, और इन तीनों में सबसे कम एरिया 1 में। तो यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो 3 वाला है इसमें ऊपर वाला, भाई देखो फर्स्ट पार्ट तीनों में सेम है A1 A1 A1, चौथे को अलग रखो, अभी चौथे को अलग रखते हैं। पहले ये देखो इसमें ये वाला एरिया अगर A1 है तो उतना ही एरिया इसमें भी है, उतना ही एरिया इसमें भी, तो ये तो तीनों में सेम ही हो गया। अब जब ये तीनों में सेम है तो जिसमें ऊपर वाला एरिया जितना ज्यादा होगा वो एरिया उतना बड़ा होगा। इसमें ऊपर वाला एरिया इतना है, इसमें थोड़ा ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा है। अच्छा इससे भी ज्यादा इसमें है, तो सबसे ज्यादा बी में है, सॉरी सबसे ज्यादा सी में है, उससे थोड़ा कम बी में है और सबसे कम ए में है। दिख रहा है डायग्राम से? तो यानी इन तीनों में सबसे बड़ा W3 होगा, W3 सबसे बड़ा होगा। अब W3 अगर सबसे बड़ा है, W3 उससे छोटा कौन होगा W2, ये तो पक्का है। अब W1 और W4 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो पहले ये चेक कर ले ऑप्शन में, W3 ग्रेटर देन W2, W3 ग्रेटर देन W2 फर्स्ट ऑप्शन में भी है और थर्ड में भी है, सॉरी सेकंड में भी है। तो थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, ये पक्का हो गया। अच्छा सेकंड ऑप्शन में W4 इक्वल टू W1 दिया है, मतलब फोर्थ वाले का वर्क डन 1 वाले के बराबर दिया है, ये हो ही नहीं सकता, डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहां से केवल पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको निकाल के चेक करना है कि कौन सा एरिया ज्यादा है तो ऐसे ही एरिया लिख लो, कंपेयर हो जाएगा। अगर W1 W4 में कंपेयर करना है तो एरिया निकाल के चेक कर सकते हो, लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हमें पता है सीधे सीधे बराबर तो नहीं होंगे। तो जब बराबर नहीं होंगे तो फिर यही ऑप्शन पॉसिबल है, चेक करने। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है एफनेट और इधर को। तो यहां दिख रहा है साफ साफ एफनेट से मैच कर रहा है, नेट फोर्स होता है dp/dt, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम नेट फोर्स। तो ए से 4 मैच कर रहा है और ए से 4 मैच करने वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, आगे करने की जरूरत ही नहीं। करते तो चेक कर लेते। बी में कंजर्वेटिव फोर्स है, ये -du/dx के बराबर होगा, तो बी वाला जो है -du/dx के बराबर होगा। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पावर जो होती है वो dk/dt के बराबर हो जाएगी, तो वो अपने आप मैच हो जाएगा। तो बी से मैच करेगा 3, सी से मैच करेगा 2 और डी से मैच करेगा 1। लेकिन करने की जरूरत ही नहीं थी, ए से आंसर आ गया, ए का 4। अगले में कह रहे हैं सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय, क्वेश्चन में कह रहे हैं वर्क डन by or against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the 2 points। करें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड, कह रहे हैं पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सही बात है, ये जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनका वर्क किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से पहला असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये भी सही है, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट ही है, तो हम कहेंगे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल with 1/n part of its length is hanging from one end of the table. The velocity of the chain when it completely slips off the table. चेन की वेलोसिटी बताइए जब चेन ये कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर जाएगी टेबल से। तो ये भी क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है किया हुआ हम लोगों का, और इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। क्लास का किया हुआ कॉमन सा क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा √GL 1 - 1/n²। A cubical vessel of height 1 meter is full of water. What is the amount of work done in pumping water out of the vessel? कह रहे क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल का मतलब ये ऐसा है, ऐसा है, और ये पूरा भरा हुआ है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है पानी से, तो ये पानी से पूरा भरा हुआ। साइड लेंथ जो इसकी दी है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 मीटर, मतलब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपको क्वेश्चन में 1 मीटर दी। पूछ रहे हैं इसके पूरे पानी को पंप आउट करना, वर्क डन इन पंपिंग आउट वाटर आउट ऑफ द वेसल, पूरे पानी को पंप आउट करना, कितना वर्क होगा। अब देखो इसमें लिखा नहीं है किसका वर्क निकालना है, जब नहीं लिखा है किसका वर्क निकालना है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, बता चुके हैं कि अगर किसी का वर्क निकालना, भाई किसी भी फोर्स का वर्क निकालना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए वो फोर्स कितना है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कैसा फोर्स है, पता होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ कह रहे हैं पूरे पानी को पंप आउट करना है कंटेनर में से और वर्क डन बताइए कितना, कितना वर्क करना पड़े। तो सीधा जब फोर्स ना पता हो, वर्क निकालना हो, तो अल्टीमेट जो अपने पास टूल है, जो अल्टीमेट मेथड है वो बस एक ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U, ये फॉर्मूला होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं तो उसका वर्क हो जाएगा 0। एक्सटर्नल एजेंट ही पानी को बाहर निकालेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालेंगे, तो इधर बचेगा W एक्सटर्नल। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, पानी पहले भी रेस्ट में था और बहुत हम एज्यूम करेंगे बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे सॉफ्टली पानी को बाहर निकाला गया है, तो उसकी एनर्जी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा K 0। तो W एक्सटर्नल सीधे सीधे डेल्टा U हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल तो आपको पता है कि जब फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पूरा पानी जब बाहर निकल जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेंगे, कहीं भी रेफरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए जमीन पे ही रेफरेंस ले लिया, इसको हमने 0 लेवल मान लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि पानी ही नहीं बचा, पानी बह गया सारा बाहर, जमीन पे बह गया पानी, 0। और माइनस इनिशियल, यानी एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा वो माइनस UI के बराबर होगा। अच्छा, UI कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ये जानते हैं हम लोग। उसके लिए पानी का सेंटर ऑफ मास बीच में एकदम होगा, अगर 1 मीटर ऊंचा कंटेनर है तो पानी की जो ऊंचाई होगी, सेंटर ऑफ मास की जो ऊंचाई होगी वो 1/2 मीटर होगी। तो अब हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पानी का मास इंटू G इंटू H, ये फॉर्मूला होता है, तो M इंटू G इंटू H, ये फॉर्मूला। तो W एक्सटर्नल आ गया माइनस UI, और UI की वैल्यू हो गई मास इंटू G इंटू सेंटर ऑफ मास की हाइट। मास क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पानी का मास होगा पानी का वॉल्यूम इंटू पानी की डेंसिटी इंटू G इंटू H, ये होगा। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे, तो वॉल्यूम को एरिया और इंटू लेंथ, लेंथ लिखेंगे, तो एरिया इंटू ऊंचाई, जो भी ऊंचाई होगी, ये HCM लिख देते हैं, तो ऊंचाई को H मान लेते हैं, तो एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाएगा इंटू रो इंटू G, और ये HCM। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जितनी ऊंचाई तक कंटेनर में पानी भरा उसकी आधी ऊंचाई पर होगा, मिड में होगा, तो सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई जो है कंटेनर की ऊंचाई के आधी हो जाएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस A ρGH²/2। एरिया क्या होगा, तो जो कि कंटेनर क्यूबिकल है, लंबाई चौड़ाई सब 1 है, 1 मीटर, तो एरिया होगा 1 इंटू 1 यानी 1 स्क्वायर। डेंसिटी पानी की 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, G 10 है। हाइट जो है वो 1/2 मीटर लेना है, H 1 मीटर 1/2, भाई देखो ना, ये H ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई हम लोगों ने H मानी है तो पानी जो है वो आधी ऊंचाई पर होगा, और H आपको 1 मीटर दिया है, तो पानी आधी ऊंचाई पर होगा 1/2 मीटर।
तो पानी की ऊंचाई आधी ले लेंगे, तो ये बाई 2 और h की जगह 1/2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तो -10⁻⁴। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा g और HCM, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिखा इंटू रो इंटू जी, और HCM h/2 हो जाएगा। ए h स्क्वायर ए रो जी h²/2, ए एरिया हो गया, रो हो गया 10⁻³ जी 10 हो गया बाई 2, और h जो है h, अच्छा ये 1/2 नहीं होगा, गलत कर दिया। अब तो h लेना है ना यहाँ पर, और h 1 मीटर है, हाइट कंटेनर की कितनी है 1 मीटर। HCM जो है वो h का आधा होगा, तो हमने HCM की वैल्यू h/2 रख दी। अब h तो 1 मीटर है ना, तो h1 रखा, तो ये आएगा 10⁻⁴, 10 इंटू 10⁻³ यानी ये आएगा -5000 जूल, -5000 जूल। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना आएगा? और अगर ग्रेविटी का वर्क पूछते ग्रेविटी का वर्क बताओ, तो ग्रेविटी का वर्क जो होता है वो +5000 जूल है। तो एक्सटर्नल एजेंट का माइनस तो आना ही था, तो माइनस में आएगा, लेकिन साइन किसी में नहीं लिखा, तो हम टिक कर देंगे सेकंड आंसर, है ना। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि आप सोचो पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा, हमें मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ेगी, नीचे होल कर दोगे पानी अपने आप बह जाएगा। यानी पानी को बहाने में मेहनत कौन कर रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एनर्जी खर्चा करेगी, ग्रेविटी वर्क करेगी, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी, तो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो ये वर्क हो जाएगा 5000 जूल, है ना। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है मास का, इसको v स्पीड से एक स्प्रिंग की तरफ फेंका गया है, पूछ रहे हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना हो, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का बताइए, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताओ जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होकर आए। तो स्प्रिंग लगी है, ब्लॉक को स्प्रिंग की तरफ फेंका गया है, स्प्रिंग जाएगा, ब्लॉक को कॉम्प्रेस करेगा, फिर लौट के वापस आएगा। कह रहे हैं बताइए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या होगा और स्पीड क्या होगी एज इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो पहली चीज तो ये समझ लो, चूंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो एक बात क्लियर है, एनर्जी का लॉस, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी को खर्चा केवल कौन करवाता है, लॉस केवल कौन करवाता है? फ्रिक्शन फोर्सेस या एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट कोई है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो जब ये जाकर स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो इसकी पूरी पूरी एनर्जी स्प्रिंग को मिल जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद जब स्प्रिंग वापस रिलैक्स होगी, वापस लौटेगी, वापस नेचुरल लेंथ में आएगी, तो वो अपनी एनर्जी जो स्प्रिंग ने ली थी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो इसको वापस कर देगी, तो इसकी वेलोसिटी वापस 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ। तो वेलोसिटी तो सेम आ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम आ जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो वेलोसिटी का आंसर तो ओरल पता होगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आंसर टिक करना चाहो तो -3 मीटर पर सेकेंड केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, पहला ऑप्शन होगा बिना सॉल्व किए, है ना। अब अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा, तो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो ये स्प्रिंग थी और ये इस कंडीशन में नेचुरल लेंथ में थी, ये नेचुरल लेंथ में थी, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। अब कह रहे हैं बताइए मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा। स्प्रिंग यहां नेचुरल लेंथ में थी और ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, V0 = 3 मीटर पर सेकेंड। अब जब यहां पर हम लोग इसको बनाएंगे डायग्राम, दोबारा बनाते हैं। स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो चुकी है, तो मान लीजिए स्प्रिंग कॉम्प्रेस होकर यहां आ गई, ब्लॉक यहां आ गया, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के टाइम स्प्रिंग का जब कॉम्प्रेशन मैक्सिमम होगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये हम लोगों को पता है। तो उस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कॉम्प्रेशन कितना हुआ, तो इस कॉम्प्रेशन को हम x मान लेंगे, तो हमसे कहा जा रहा कॉम्प्रेशन कितना हुआ, x मैक्स मान लेते हैं, तो ऊपर से नीचे तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वो इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन।
तो W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्लास में बताया है, कई सारे लोग कहेंगे सर सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हम इन सब झंझटों में पढ़ेंगे नहीं, क्या लगे, हम सीधा एनर्जी लगाएंगे, इक्वेशन अपने आप जहां पहुंचना है पहुंच जाएंगे। W नॉन कंजर्वेटिव, कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, जीरो हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी सीधा इक्वेशन बन गई डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल जीरो हो गई, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो माइनस हाफ mv नॉट स्क्वायर। डेल्टा यू में दो पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटेशनल। लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हुआ है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब चेंज करती है जब हाइट बदल जाए, यहां हाइट में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करेगी, तो केवल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। फाइनल कंडीशन में कॉम्प्रेशन हो गया है तो स्प्रिंग में एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। और इनिशियल कंडीशन में कोई कॉम्प्रेशन था नहीं तो एनर्जी जीरो। ये इक्वेशन, अब इससे आपको सीधा इक्वेशन बना, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv नॉट स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, एक्स मैक्स सॉल्व होकर आ गया v नॉट अंडर रूट m बाई के। एक्स मैक्स का स्क्वायर आएगा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, एक्स मैक्स का स्क्वायर आएगा mv नॉट स्क्वायर बाई के, रूट ले लोगे तो एक्स मैक्स आ जाएगा v नॉट रूट m बाई के, वैल्यू रख दो। स्पीड आपको 3 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, मास 25 kg है और k 100 है, वैल्यू रख लो। तो स्पीड आपको 3 गिवन थी, मास 25 kg है और k 100 है, 25 बाई 100 1/4 आएगा, तो ये 3 इंटू अंडर रूट 1/4, 1/4 का रूट निकालोगे 1/2 आएगा, तो ये 3 इंटू 1/2 यानी 1.5 मीटर। तो कॉम्प्रेशन हो जाएगा 1.5 मीटर और स्पीड होगी सेम 3 मीटर पर सेकेंड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। अब इसको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, केवल इसी से आंसर पता चल जाता कि स्पीड पीछे की तरफ होगी -3 मीटर पर सेकेंड, वो केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो वही आंसर हो जाए, है ना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कहाँ होता है, तो आपको मालूम है अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, मास में हो सकता है, मास से बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। If we increase the kinetic energy of a body by 300%, then the percentage increase in its momentum, ये बढ़ाया था आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है 1 + x बाई 100 की पावर 1/2 -1 इंटू 100। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, जहां x क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू 300 दी है, तो 300/100 की पावर 1/2 -1 इंटू 100। ये 100 से 300 कटेगा, 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आएगा, 2 - 1 1 बचेगा, 1 इंटू 100 100, तो यानी आंसर आएगा 100%। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये डायरेक्ट आपको तरीका बताया था कि जब भी किसी फॉर्मूले में एक क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज दिया हो और दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तो डायरेक्ट तरीका बताया है आपको फॉर्मूला बनाने का। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना, बना लेते हैं हम लोग तुरंत, तो इसको ध्यान रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस फिगर में ए दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही क्लॉकवाइज सेंस में, ए जो है एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है।
15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, रेडियस सर्किल का 2.5 मीटर दिया। पूछना है स्पीड ऑफ पार्टिकल बताइए, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो। तो देखो इसमें आपको पता है कि बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों एक्सेलरेशन हो सकते हैं। नॉर्मल तो होना मस्ट है, नॉर्मल के बिना तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां देखो, अगर केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन होता तो वो तो सेंटर की तरफ लगता। नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इसमें जो एक्सेलरेशन दिखाया गया है वो सेंटर से अलग डायरेक्शन में दिखाया गया है। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन सेंटर से अलग डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये नॉर्मल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट है, ये नेट एक्सेलरेशन। अब अगर ये नेट एक्सेलरेशन है तो इसका जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या होगा ये? a cos 30। और जो कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट आएगा a sin 30, उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा a sin 30 और नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा a cos 30, है ना। नेट एक्सेलरेशन जब भी दिया हो, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कोलिनियर भी ना हो, परपेंडिकुलर भी ना हो, बीच में कहीं हो, हम समझ जाएंगे वो नेट एक्सेलरेशन। उसका जो कंपोनेंट अलोंग द रेडियस आएगा वो रेडियल या सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाएगा। जो कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसको निकालने से हमारा फायदा क्या होगा? हमारा फायदा ये है इसको निकालने से कि अब हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है। तो अगर हम इसकी स्पीड को v मान लें तो हम कहेंगे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो v²/रेडियस होती है। नॉर्मल एक्सेलरेशन आया है a cos 30, ये v²/r होगा। वैल्यू रख दो सबकी। a 15 दिया हुआ है आपको, cos 30 होता है √3/2 और ये v² और रेडियस 2.5 दिया है। यहां से v पूछा गया, सीधा v सॉल्व हो जाए। v निकालने के लिए हम कहेंगे यहां से देखो क्या आएगा, v² आएगा 15√3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। √3 1.7 ले लेते हैं तो ये 15 इंटू 1.7 इंटू 2.5/2 आएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 1.7 को अगर हम लगभग 1.6 मान लें तो ये 2 से कट जाएगा, 0.8 आ जाएगा। 0.8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आ जाएगा, 15 इंटू 0.8, और 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। यानी v² की वैल्यू लगभग 30 आ गई, v²। तो v √30 होगा। अब √30 करेंगे तो ये 5 से थोड़ा बड़ा आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 से थोड़ा बड़ा आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, उससे कम आएगा। तो लगभग 5 और 6 के बीच में 5.5 के आसपास आएगा। तो 5.5 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया है, थर्ड वाला आंसर टिक कर दे। तो 5.7 मीटर पर सेकेंड ये आंसर होता है ना, 5.7 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की कब इंक्रीज करती है? तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है W कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या डेल्टा U इक्वल टू होगा माइनस W कंजर्वेटिव। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो डेल्टा U पॉजिटिव होना चाहिए। भाई डेल्टा U पॉजिटिव है, तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, तभी तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इसका मतलब फाइनल वाली ज्यादा है, इनिशियल वाली कम है। और जब फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो डेल्टा U कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव तभी आएगा, इधर तो माइनस साइन लगा है, तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब W कंजर्वेटिव जो है ये नेगेटिव हो जाए। मतलब W कंजर्वेटिव नेगेटिव होना चाहिए। जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस मिलकर ये पॉजिटिव आ जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव कब होगा? तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स मेहनत करेगा तो उसका वर्क पॉजिटिव आएगा, अगर हम मेहनत कराएं कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर तो वर्क नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया गया है ना, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स पर काम किया गया है, तो हम कहेंगे वर्क नेगेटिव होगा। तो आंसर होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, है ना। A circular disk of radius r is removed from one end of a bigger circular disk of radius 2r. The center of mass निकालना है, कहां होगा? देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बड़ी डिस्क है 2r रेडियस की, और इसमें से एक r रेडियस की डिस्क निकाल दी गई। तो जब बड़े रेडियस डिस्क में से, बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क निकाल देंगे, ये बड़ी डिस्क है 2r रेडियस की, और छोटी डिस्क जब r रेडियस होगी तो डायमीटर उसका 2r होगा। भाई छोटी डिस्क का रेडियस अगर r है तो डायमीटर क्या होगा? 2r। अब अगर डायमीटर 2r है, इसका मतलब ये छोटी डिस्क बड़े वाले के सेंटर से पास करेगी, तभी तो रेडियस 2r होगी। तो ये डायग्राम नहीं दिया क्वेश्चन में, आपको खुद समझना है कि ये इसके सेंटर से पास करेगी, तो ये डायग्राम बन जाएगा। अब कह रहे हैं बड़े वाले डिस्क का जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अल्फा आर दी हुई, मतलब जो ट्रंकेटेड हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अल्फा आर दी है। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क, बड़े वाले डिस्क के सेंटर से। हमने क्लास में सीखा है जहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो देखो बड़े वाले डिस्क के सेंटर से आपको डिस्टेंस दी है क्वेश्चन में, तो हम बड़े वाले डिस्क के सेंटर को ओरिजिन मान लेंगे, तो हम इसको ओरिजिन मान लेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए ओरिजिन बन गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0। जब ये ओरिजिन हो गया तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, एक्स से ही आंसर आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास किधर होगा? तो एक बात तो पक्की है, सेंटर ऑफ मास जिधर ज्यादा मास होता है उधर होता है। आगे का मास तो हटा दिया गया है, तो सेंटर ऑफ मास पीछे आएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा, ये कंफर्म्ड है, यानी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा। अच्छा, चूंकि छोटी वाली डिस्क जो निकाली गई उसका सेंटर ऑफ मास भी, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अपने ओरिजिन पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिन पे होगा, और दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो पीछे कहीं एक्स एक्सिस पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों का एक्स पर है तो फाइनल भी एक्स पर आएगा। कहां होगा? इसका तरीका बताया था। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। एरिया लेकर निकालते हैं, एरिया लेकर। a1 क्या होता है? पूरे कंप्लीट डिस्क का एरिया। x1 क्या होता है? कंप्लीट डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। और a2 क्या है? हटाए गए हिस्से का एरिया। x2 क्या है? हटाए गए हिस्से के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब 1 जो है, जहां जहां 1 लिखा होगा वो पूरी डिस्क के लिए, और जहां जहां 2 लिखा है वो हटाए गए हिस्से के लिए। तो 1 पूरे डिस्क का एरिया है। पूरे डिस्क का एरिया बताओ, रेडियस 2r है तो एरिया क्या होगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर। x1 पूरे डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। पूरी डिस्क जब थी तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके अपने सेंटर पे होगा C1 पे, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि हमने उसी को ओरिजिन माना है। तो ये हो गया 0 माइनस a2। a2 क्या है? हटाए गए हिस्से का एरिया। हटाए गए हिस्सा ये वाला, इसका रेडियस r है तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर। x2 इसके सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है r हो जाएगी यहां से यहां तक, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट r आएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया r प्लस r होगा, प्लस r ही तो होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r, 0 अपॉन a1 माइनस a2। a1 है पाई इंटू 2r स्क्वायर,
यानी 4πr², और A2 है πr²। सॉल्व कर लो, ये तो 0 ही हो गया, तो ऊपर आया -πr² इंटू r, और नीचे 4πr² से πr² जाएगा तो 3πr² बचे, πr² कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -r/3। -r/3 मतलब इसके सेंटर से r/3 डिस्टेंस पीछे होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस सॉल्व होकर आई है ये r/3 होगी, r/3। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में डिस्टेंस अल्फा आर दिए, तो पूछ रहे हैं अल्फा की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमारी डिस्टेंस क्या आई है -r/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी -1/3, -1/3। अब आंसर में माइनस नहीं दिया क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट पूछते तो माइनस लिखा होना चाहिए था, डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, डिस्टेंस अल्फा आर दी, तो डिस्टेंस में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस आई है r/3, तो अल्फा की वैल्यू यहां देखो, अल्फा आर को r/3 से कंपेयर करो, तो अल्फा आर इक्वल टू r/3, r कैंसिल हो गया, तो अल्फा कितना आ गया 1/3, है ना। तो 1/3 यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डिफाइंड एज द फोर्स फॉर विच, कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी को कहीं से कहीं लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ, किस पाथ से आप बॉडी को लेकर गए उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड आल्सो ऑन द पाथ टेकन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, two rectangular blocks A and B of masses 2 kg and 3 kg are connected by a spring of spring constant 10.8 Newton per meter and are placed on a frictionless horizontal surface. The block A was given an initial velocity of 0.15 meter per second in the direction shown in the figure. The maximum compression of the spring during the motion. अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ये दो ब्लॉक्स हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड, एक का मास 2 kg है और एक का मास 3 kg। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए एंड बी, मास 2 kg 3 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट 10.8 दिया है, वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकंड दी गई है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बता। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10.8 न्यूटन पर मीटर दी और इसको वेलोसिटी दे दी गई है 0.15 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, हमने पढ़ा हुआ है हमने ये, कि जब ये ब्लॉक चलेगा तो देखो शुरू में स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, जब ब्लॉक चलेगा तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, पहला वाला ब्लॉक जब चलेगा। अच्छा, जैसे थोड़ी सी भी स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई तुरंत स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, ये आगे चल रहा था और ये भी चल ही नहीं रहा था, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये इसको पीछे धक्का देगा और इसको स्प्रिंग फोर्स आगे धक्का देगा, यानी ये ब्लॉक ए जो है, ये ए वाला ब्लॉक, ये बी वाला ब्लॉक, ए वाले ब्लॉक को ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये रोकेगा, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, स्लो करना चाहेगा, रोकना चाहेगा, और बी वाले ब्लॉक को केक्स वाला फोर्स धक्का देगा। तो होगा क्या, जैसे ही 2 kg वाला ब्लॉक आगे जाएगा तुरंत 3 kg वाला ब्लॉक भी चलना शुरू कर देगा, लेकिन चूंकि 3 kg वाला ब्लॉक शुरू में रेस्ट में था तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो शुरू में इसकी स्पीड बहुत कम होगी, 0 थी, फिर 0.1 मीटर पर सेकेंड, फिर 0.2 मीटर पर सेकेंड, फिर 0.3 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि केक्स वाला फोर्स इसको धक्का देगा, ये एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी।
तो 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.10, 0.11, 1.1, 1.2 ऐसे करके इसकी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। तो 0.15 थी, उससे कम होगी तो 0.14, 0.13, 0.12, 0.18 सॉरी 0.10, लगातार इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो तुम सोचो कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम होकर और 3 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़कर इक्वल हो जाएंगी। कभी ना कभी ये स्थिति जरूर आएगी, ठीक है ना। ये स्थिति आएगी क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी कम हो रही है और जिसकी कम है उसकी बढ़ रही है, तो कभी ना कभी तो ये स्थिति आएगी। तो जिसकी ज्यादा थी 0.15 वो कम हो रही थी, जिसकी 0 थी वो बढ़ रही थी, तो कभी ना कभी तो दोनों बराबर होंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे इसी कंडीशन में जो कॉम्प्रेशन है वो मैक्सिमम होगा। इसी कंडीशन में कॉम्प्रेशन मैक्सिमम होगा। क्लास में हमने सिखाया भी है आपको कि जब कभी स्प्रिंग से 2 ब्लॉक कनेक्टेड हो और दोनों चल रहे हों, तो अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो कॉम्प्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन भी तभी मैक्सिमम होगा, एलोंगेशन भी तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों की रियल वेलोसिटी इक्वल हो जाए या रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। और इसको रटना नहीं, समझ भी लो भाई। तुम सोचो ये सिचुएशन में कॉम्प्रेशन मैक्सिमम है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा पास हैं, जितना पास होंगे कॉम्प्रेशन उतना ज्यादा होगा। इस सिचुएशन से पहले वाली जितनी भी सिचुएशंस थी उन सब में तुम सोचो 2 kg तेज चल रहा था और 3 kg धीमे चल रहा था। मतलब 2 kg कार है तो 3 kg रिक्शा है। तो ये कार है और ये रिक्शा है, ये तेज चल रहा है, रिक्शा धीमे चल रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा। और सेपरेशन कम हो रहा है मतलब ये पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं मतलब कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है। स्प्रिंग पास तभी तो आएंगे जब स्प्रिंग दबेगी, कॉम्प्रेस होगी। तो जितना इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है इसका मतलब ये उतना ज्यादा पास आ रहे हैं, कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है, तो कॉम्प्रेशन बढ़ेगा। बात समझ में आती है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की कंडीशन में, अच्छा तो आप सोचो इस कंडीशन से कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तब तक बढ़ा जब तक दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो गई। तब तक ये पास आते गए, क्योंकि ये तेज चल रहा था और ये 3 kg वाला धीमे चल रहा था। जब तक 2 kg तेज चलेगा तब तक दोनों के बीच का कॉम्प्रेशन बढ़ता जाएगा। दोनों पास आते जाएंगे मतलब स्प्रिंग दबती जाएगी, मतलब कॉम्प्रेशन बढ़ता जाएगा इस सिचुएशन तक। इसके बाद भी केक्स वाला फोर्स अभी भी लग रहा होगा, वो गायब तो हो नहीं गया। तो केक्स वाला फोर्स स्टिल है, वो अभी भी लग रहा है। और अब ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को और कम कर देगा 2 kg को, और 3 kg की वेलोसिटी और बढ़ा देगा। तो इस सिचुएशन के बाद 3 kg वाला ब्लॉक तेज चलेगा और 2 kg वाला ब्लॉक स्लो हो जाएगा। यानी अब ये धीमा हो गया तो ये रिक्शा बन गया, और 3 kg वाला ब्लॉक कार बन गया। अब ये कार बनेगा तो ये आगे तेजी से निकल जाएगा। तो अब सेपरेशन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेपरेशन बढ़ेगा मतलब स्प्रिंग इलोंगेट करना शुरू कर देगी, और जब स्प्रिंग इलोंगेट होगी मतलब कॉम्प्रेशन कम होता जाए। तो यानी इसके बाद कॉम्प्रेशन कम होता जाए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर इस कंडीशन तक कॉम्प्रेशन बढ़ रहा था, ब्लॉक पास आ रहे थे, कॉम्प्रेशन बढ़ रहा था, और इसके बाद कॉम्प्रेशन घटना शुरू हो जाए, है ना। यानी यही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की कंडीशन हो। ये बात समझ में आई। अब इसको हम लोग कोलिजन से सोचेंगे। कई सारे रास्ते इस क्वेश्चन को करने के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम इसको कोलिजन से समझेंगे। हम ये कह सकते हैं 2 kg का 3 kg के साथ कोलिजन हुआ। कोलिजन में कोई बॉडीज का आपस में टच करना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे को दूर से भी अगर वो प्रभावित कर देती है, अफेक्ट कर देती है, तो मतलब कोलिजन मान लेते हैं। तो 2 kg का 3 kg के साथ कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से 3 kg रुका हुआ था, फिर चलने लगा, और बाद में दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। अगर हम यहां से यहां तक की सिचुएशन को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कोलिजन प्लास्टिक कोलिजन। याद करो, ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से चले। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से चले, ऐसे कोलिजन को हम लोग प्लास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो ये प्लास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया। अब इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, इसमें लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में और मैक्सिमम लॉस होता है। तो यहां से लेकर इस सिचुएशन तक, इनिशियल से लेकर इस सिचुएशन तक जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा वही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। वही स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। यानी
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, कोलिजन का क्वेश्चन मानेंगे इसको, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये प्लास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ई जीरो हो जाता है। और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखनी है, आंसर सॉल्व करना। वैल्यू रखोगे तो हाफ m1 है 2 kg, m2 है 3, नीचे 2 + 3 5 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, या चलो बाद में काटेंगे। इधर u1 की वैल्यू 0.15 है, u2 0 है। पहला ब्लॉक चल रहा था, दूसरा 0 था, रेस्ट में था। k की वैल्यू 10.8 है और x मैक्स निकालना। सॉल्व करो तो हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, ये 6/5 आया, इंटू 0.15 इंटू 0.15 इक्वल टू 10.8 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। तो अब एक्स मैक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 से काट दो, 1.8 बचेगा। तो एक्स मैक्स स्क्वायर आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.8। 6 से ये कट गया, 1.8 बचा, और 1.8 को नीचे ले आए, 5 था ही नीचे, और ये 0.15 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.15 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9 आएगा। एक्स मैक्स निकालोगे, रूट ले लोगे, तो रूट 0.15 का स्क्वायर बाई 9। 0.15 के स्क्वायर का रूट लोगे तो 0.15 आ जाएगा, 9 का रूट लोगे 3 आ जाएगा, 0.15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आ जाएगा। तो सही आंसर होगा 0.05 मीटर, यानी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन 0.015 मीटर, 0.05 मीटर। अगला क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट्स ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। एक बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, और उसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ, x मीटर में है, t सेकेंड में, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 1 रख लो, तो सीधे सीधे x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया। कह रहे हैं पहले 4 सेकेंड में वर्क कितना हो। वर्क जब आपसे कहा था, जब कभी किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी हो और वर्क निकालना हो, सीधा आप यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती, सारे फोर्सेस का टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड चाहिए, तो निकाल लेंगे, v निकालना है, v हो जाएगा dx/dt और ये 2t आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डेल्टा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल होगी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ, ये हाफ m कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो हाफ m कॉमन ले लिया, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ये होगा। v का फॉर्मूला ये आया है, फाइनल चाहिए आपको तो टाइम भी फाइनल रखोगे। फाइनल टाइम क्या दिया है, 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड का मतलब है 0 से 4 सेकेंड, तो फाइनल टाइम 4 सेकेंड है, t 4 सेकेंड रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, t 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो हाफ मास आपको दिया है 30 ग्राम, ये 30/1000 हो गया।
फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम फाइनल रखोगे 4 सेकंड, तो यहां टाइम 4 सेकंड रखोगे, फाइनल वेलोसिटी 8 आ जाएगी, तो 8 का स्क्वायर। इनिशियल के लिए टाइम 0 रखोगे, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो ये 64/2 इंटू 30/1000 ये आंसर हो जाएगा। अब ये 0 0 कट जाएगा, 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू 32 और नीचे बचेगा 100, तो ये 96 आएगा बाई 100, यानी 0.96 जूल ये वर्क डन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी, ये दी हुई है और पूछ रहे हैं फोर्स बताओ, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस ऐसे रहने दिया और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, z कांस्टेंट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 2 2 कटेगा तो ये माइनस x आ जाएगा। x कंपोनेंट माइनस x केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। y कंपोनेंट अगर निकालते तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई कर देते, निकाल लेंगे। z कंपोनेंट निकालते तो माइनस डेल यू बाई डेल जेड कर देते, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं, पहला कंपोनेंट माइनस x आया, माइनस x केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, तो वही आंसर होगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड गलत है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड गलत है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में केवल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराते हैं, वो भी दोनों बॉडीज के लिए मिलाकर, है ना, ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ए बॉडी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, हम लोग जानते हैं, अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट होती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। इन द फिगर शोन ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज रोल्ड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 330 जूल, इट रीचेज आर थ्रू द पाथ PQR, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल एट R इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट P इज 0। P पे पोटेंशियल एनर्जी 0, R पे स्पीड निकालनी। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, और हमने ये भी बताया था अगर किसी मोशन में mg के अलावा कोई दूसरा फोर्स वर्क ना करे तो पाथ चाहे जैसा हो इक्वेशन लगा सकते हैं सीधा सीधा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, सीधा ये इक्वेशन लगा सकते हैं। y क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की वर्टिकल हाइट या डेप्थ, हाइट है तो प्लस में लेंगे, डेप्थ है तो माइनस में लेंगे। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो और आप ये इक्वेशन भी लगा सकते हो। आपको यहां की स्पीड दी हुई है इनिशियल p की, और यहां की स्पीड आपको चाहिए, तो यहां स्पीड v मान लेते हैं, ये इक्वेशन लगा देते हैं, v हमें चाहिए, इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u आपको दिया है, इनिशियल स्पीड दी है 330 जूल, काइनेटिक एनर्जी दी, तो फिलहाल स्पीड u ही लिख लेते हैं, u स्क्वायर माइनस 2gy, तो g 10 ले लेते हैं, और y इस लेवल से नीचे चले गए आप तो y माइनस ले लेंगे, कितना नीचे गए 15 मीटर, तो y होगा -15, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस ये 300 आ जाएगा, ये आंसर आया। अब हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें मतलब u स्क्वायर नहीं गिवन है, हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो u निकाल लेते हैं। मास आपको बॉडी का 1 kg दिया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, ये आपको 330 जूल दी हुई, मास 1 kg है, ये 330 दिया है, तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा 660, सॉल्व हो गया। u स्क्वायर की वैल्यू यहां रख लो, तो 660 प्लस 300 सीधे आ जाएगा 960,
ये v स्क्वायर आ गया, v निकालना है रूट ले लोगे तो v होगा अंडर रूट 960। अब अंडर रूट 960 कितना आएगा, तो आपको पता है 900 का रूट 300 होता है, 30 होता है, 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है ना। तो ये 960 है, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब 30 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन केवल फोर्थ वाला है, 31 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 मीटर पर सेकेंड। आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला है पार्टिकल ऑफ मास 4m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स। 4m मास का पार्टिकल है, ये 4m मास का पार्टिकल हो गया, 3 फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है। 2 ऑफ द फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास m आर फाउंड टू मूव विद स्पीड v। 2 फ्रैगमेंट्स का मास m है और ये स्पीड v से मूव करते हैं, ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक अगर इधर चला गया है तो एक इधर चला गया, दोनों की स्पीड v। द टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो पहले तीसरे की बात करें, जो तीसरा होगा उसका मास 2m होगा, 2m, और स्पीड v3 होगी। स्पीड इसकी v3 मान लेते हैं, डायरेक्शन के दिखाने में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, स्पीड v3 मान लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको ये करना, एनर्जी कितनी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब है, शुरू में देखो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बाद में इन तीनों को काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सबको मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। मतलब जितनी तीनों टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, वही एनर्जी रिलीज कहलाएगी। तो मतलब तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकालनी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड पता करने के लिए आपको पता है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाले क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला केस आएगा। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स में अलग वाई में अलग कैसे भी लगा सकते हो, है ना। तो हम ऐसे लगा लेते हैं। अब देखो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, ये ऊपर गया है तो शुरू में चूंकि वाई एक्सिस में मोमेंटम जीरो था, ये रेस्ट में था, तो वाई के अलॉन्ग भी मोमेंटम जीरो है, एक्स में भी मोमेंटम जीरो। अलग अलग कंजर्वेशन लगाएंगे एक्सिस वाइज। वाई में मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी वाई का मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसका तो जीरो ही है दूसरे वाले का, लेकिन पहले वाले का मोमेंटम ऊपर है, प्लस वाई में है। तो टोटल मोमेंटम जीरो होने के लिए तीसरे का मोमेंटम माइनस वाई में होना चाहिए। इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए हम कहेंगे शुरू में एक्स में भी मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। पहले का तो एक्स में है ही नहीं, वाई में है, तो एक्स में जीरो होगा, ठीक है। इसका प्लस एक्स में है, तो अगर ये प्लस एक्स में है तो फिर इसका माइनस एक्स में होना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, तभी तो जीरो आएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, एक्स में लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला लगाते हैं एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, शुरू में कितना था जीरो, बाद में इसका कितना है, पहले वाले का जीरो, एक्स में है ही नहीं, वो तो वाई में है। दूसरे का क्या है प्लस एम वी, तीसरे का क्या है माइनस 2m vx। इससे एम वी इक्वल टू 2m vx आएगा, mm कैंसिल होगा, vx की वैल्यू v/2 आ जाए, यानी तीसरे वाले का x कंपोनेंट सॉल्व हो गया। सिमिलरली y कंपोनेंट सॉल्व करें, y में मोमेंटम लगाएं, y में मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे y में, तो पहले y में जीरो था, बाद में इसका प्लस mv हुआ, इसका जीरो ही रहा दूसरे वाले का, क्योंकि उसमें y में वेलोसिटी ही नहीं है, तो y का जीरो, x में वेलोसिटी है, और तीसरे वाले का माइनस 2m vy होगा, फिर m से m कैंसिल होगा, vy की वैल्यू भी v/2 आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि बाद में तीनों टुकड़ों में एक ऊपर चला गया, एक आगे चला गया, इन दोनों का मास m था, और एक जिसका मास 2m था उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ v/2 आया, एक कंपोनेंट एक्सक्यूज मी पीछे की तरफ v/2 आया।
तो इसकी नेट स्पीड जो होगी वो बिल्कुल बीचों बीच में होगी, पता है सबको। और कितनी होगी, v/2√2, यानी v/√2। अब तीनों की स्पीड आपको पता चल गई। अब जितनी टोटल तीनों की काइनेटिक एनर्जी होगी हम कहेंगे उतनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉम्ब एक्सप्लोजन में। तो एनर्जी रिलीज्ड वो तीनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, K1 + K2 + K3। K1 है ½mv², K2 है ½mv² और K3 है ½ 2m इंटू v/√2 का स्क्वायर। हाफ ये टोटल हो गई, ½ mv² तीनों में कॉमन आ गया, ये कॉमन ले लिया, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा और यहां ½ mv² कॉमन ले लिया तो यहां भी 1 बचा। भाई ये v/√2 का स्क्वायर करेंगे तो v²/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ½ mv² ले लिया, 1 बचा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3/2 mv²। इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ना। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी कुछ लोग लगा लेते हैं, उसमें कहते हैं इसका मोमेंटम P1 है, इसका मोमेंटम P2 है, इसका P3 है, तो सीधा कह देते हैं P3 = √P1² + P2²। इसका P2 है और इसका सॉरी ये कहते हैं हम लोग कि इसका P1 है, इसका P2 है और इसका P3। सीधा ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आता है। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब शुरू में बॉम्ब रेस्ट में हो और बाद में दो पार्टिकल आपस में परपेंडिकुलर जाएं, तो तीसरे के लिए आप ये कर सकते हो। शुरू में बॉम्ब रेस्ट में नहीं था तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं गए, एक 60 डिग्री पे चला गया, एक 30 डिग्री पे चला गया, तो ये अप्लाई नहीं होगा। जो हमने मेथड बताया वो यूनिवर्सल मेथड है, हर सवाल में लगेगा। ये केवल तब लगेगा जब दो आपस में परपेंडिकुलरली चलें और एक रेस्ट, जो शुरू में बॉम्ब जो है वो रेस्ट में। तो खैर आप जैसे समझो कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 3/2, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट। ए ट्रक एक्सेलरेट्स फ्रॉम स्पीड v to 2v। एक ट्रक की स्पीड v से 2v हो गई, पहले v थी और अब 2v हो गई, यानी स्पीड बदल गई तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई, मास m मान लेते हैं। कह रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग दिस इज 3 times as the work done in accelerating it from rest to v। कह रहे हैं इस केस में जो वर्क होगा वो दूसरी कंडीशन दी है, दोबारा दूसरी कंडीशन में ट्रक की इनिशियल स्पीड 0 थी और बाद में स्पीड v हो। कह रहे हैं अगर इस केस में w वर्क हुआ और इस केस में w' वर्क हुआ, मतलब ट्रक की स्पीड को v से 2v करने में अगर वर्क w हुआ है और 0 से v करने में वर्क w' हुआ है, तो कह रहे हैं बताओ, पहला ऑप्शन कह रहे हैं 3 times द वर्क डन, मतलब W जो है वो 3W' के बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है W 3W' के बराबर हो। चेक कर लो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। वर्क डन निकालो, तुम्हें मालूम है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले केस में वर्क होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में स्पीड 2v हो गई है तो ½ m × 2v²। इनिशियल में स्पीड v थी तो ½ mv²। ½ mv² कॉमन ले लेंगे, यहां 2 का स्क्वायर यानी 4 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो ये ½ mv² × 3 आ जाएगा। सेकेंड केस में वर्क डन W' है, वो भी डेल्टा k होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। उसमें ट्रक की स्पीड 0 से v हो गई तो ½ mv² माइनस 0, यानी ये ½ mv² आ गया। यानी सेकेंड केस में वर्क डन हुआ है ½ mv², फर्स्ट केस में हुआ है 3 × ½ mv²। तो समझ लो, तो सही आ रहा है ऑप्शन। यहां पर ½ mv² की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, W', तो ये 3W', यानी W = 3W', ये ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सही ऑप्शन होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। A 750 kg boat is 10 मीटर लॉन्ग एंड इज फ्लोटिंग विदाउट मोशन ऑन स्टिल वाटर। 750 किलोग्राम की बोट है, वो पानी में फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में है, 10 मीटर लंबी है। A man of mass 80 kg is at one end and if it runs to the another end of the boat, the displacement of boat। क्वेश्चन क्या है देखो, सिंपल है। एक बोट है जिसका मास 750 kg, लेंथ 10 मीटर, पानी में तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी। एक आदमी इधर खड़ा था, ये इस तरफ खड़ा था, इस तरफ खड़ा था और इधर से चल के इधर आ गया। तो पूछ रहे हैं बताइए बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना। जब मैन इधर से उधर चल कर जाएगा तो बोट पीछे जाएगी, बोट का डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं। तो आपसे बताया था इस केस में मैन और बोट को मिलाकर अगर सिस्टम मान लें तो पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी रेस्ट में होगा। अब मैन के चलने की वजह से बोट चली और मैन ने बोट पर जो फोर्स लगाया वो इंटरनल फोर्स है। आपको प्रॉपर्टी पता है, इंटरनल फोर्स की वजह से अगर सिस्टम के अलग अलग पार्ट में मोशन हो भी तो भी सिस्टम के अलग अलग पार्ट अपने अपने तरीके से अपना अपना मोशन करते रहेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास तब तक रेस्ट में रहेगा, वैसे ही मेंटेन रहेगा जैसे पहले था, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में होगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, m1s1 प्लस m2s2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जीरो होगा। अच्छा, ये जीरो, किसी चीज का वैल्यू जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो हो जाता है, यानी सीधे इक्वेशन बन गई m1s1 प्लस m2s2 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। अब m1s1 में पहला मास, तो पहले कौन चला, मैन। तो मैन का मास दिया है 80 kg, मैन का मास दिया है 80 kg। तो जो मैन है इसका मास 80 kg है। तो पहला मास मैन का और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है मैन का, तो 80 इंटू 10, आगे की तरफ हुआ तो प्लस लिखेंगे। दूसरा बोट चली है, बोट पीछे गई है तो माइनस लेंगे। मास है बोट का 750, लेकिन बोट अकेले तो गई नहीं है, बोट के साथ साथ मैन भी तो पीछे गया। भाई बोट पीछे गई तो मैन भी पीछे गया, तो बोट मैन को लेकर पीछे गई, तो 750 प्लस 80, वो कितना पीछे गई, x। मैन आगे गया था तो प्लस लिखा था, बोट पीछे गई तो माइनस लिखा। अब x सॉल्व कर लो, तो यहां से 800 इक्वल टू आएगा 750 प्लस 80, 830x। 0 0 कट गया, x आएगा 80 अपॉन 83, 80/83। अब 80/83 करेंगे तो 1 से जरा सा छोटा आएगा, बिल्कुल मामूली सा छोटा आएगा, तो 0.9 कुछ आ जाएगा, तो 0.96 ये आ जाएगा। अब किधर जाएगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। जिधर मैन आगे गया है तो बोट पीछे जाएगी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां सही ऑप्शन होगा सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर काइनेटिक इक्वेशंस। कह रहे हैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से कौन सी इक्वेशन आएगी, तो साफ साफ दिख रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम में टाइम आता ही नहीं है, बिना टाइम वाली इक्वेशन जो होगी वही हो जाएगी। फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। जैसे कहो सर कैसे आया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन को क्या लिखते हो बताओ, एफ एस इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। एफ को ma लिख सकते हो, तो MAS इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। mm कैंसिल हो गया, 2 उधर ले गए तो 2as इक्वल टू आ गया v² माइनस u²। तो v² इक्वल टू प्रूव हो गया u² प्लस 2as। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पिछला वाला देख कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। The linear density of a rod of length 3 meter varies as this much. Then the position of center of gravity. Center of mass एक्चुअली निकालना है। रॉड जो है वो मान लीजिए इस तरह से कुछ है और इसकी मास डेंसिटी वेरी कर रही है, यानी यूनिफॉर्म रॉड नहीं, मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम नहीं। जो लैम्डा है ये लीनियर मास डेंसिटी होता है, यानी ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, यूनिट लेंथ का मास, मास पर यूनिट लेंथ, और ये वेरी कर रहा है। लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, यानी यूनिफॉर्म रॉड नहीं। अब इसमें कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास बताइए। तो जब इस तरह का सिस्टम आता है तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग यहां से ओरिजिन ले लेते हैं, जहां से पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस वहां से बताइए। इसमें लिखा है नहीं कहां से बताना है, तो पहले सिरे से बता देंगे, इसको ओरिजिन मान लेंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं क्योंकि पूरी रॉड थिन है और वो एक्स एक्सिस पे रखी है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पर ही होगा। अब इसका यहां से एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे dx लेंथ का, जिसका मास dm होगा, और इस छोटे से एलिमेंट का मास होगा dm इक्वल टू लैम्डा dx। लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ का मास। तो अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई का मास लैम्डा है या 1 मिलीमीटर लंबाई का मास लैम्डा है, तो dx लंबाई का मास क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू रख लोगे तो 2 प्लस एक्स dx, ये हो गया dm। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपसे बताया कि अगर यहां से x डिस्टेंस पर ये एलिमेंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। अब सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm। dm की वैल्यू है 2 प्लस एक्स dx और इंटू x, नीचे भी dm की वैल्यू है 2 प्लस एक्स dx। रॉड कहां से कहां तक जाती है, तो रॉड की लेंथ 3 मीटर है, तो रॉड 0 से शुरू हो रही है और 3 मीटर तक जाती है, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू 3, तो लिमिट होगी x की 0 टू 3। इंटीग्रेट करना करते हैं, तो x cm आया है इंटीग्रल 2 प्लस एक्स इंटू एक्स dx अपॉन इंटीग्रल 2 प्लस एक्स dx 0 टू 3। इंटीग्रेट करेंगे तो पहला 2x dx होगा, इसका x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, दूसरा x स्क्वायर होगा तो x क्यूब बाई 3 बचेगा। इंटीग्रेशन कर लोगे ये उम्मीद करते हैं। नीचे आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 3। लिमिट रखेंगे एक्स सी एम आएगा सॉल्व होकर, लिमिट रखने पर ऊपर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 क्यूब 27 बाई 3, फिर 9 आएगा, ऊपर 9 प्लस 9 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाए। नीचे x के लिमिट 3 रखेंगे तो 6 आएगा प्लस 9 बाई 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो ऊपर 18 आया और नीचे आएगा 21 बाई 2, तो एक्स सी एम आ गया बेसिकली 18 इंटू 2 बाई 21, 3 से कट जाएगा तो ये आएगा 12 बाई 7 मीटर। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो पहले सिरे से 12 बाई 7 मीटर दूर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। A body of mass m moves with velocity v
एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। एक बड़ी मास की बॉडी एक छोटी मास की बॉडी से टकराती, ये v से जा रही थी और दूसरी वाली रेस्ट में थी, ये जीरो वेलोसिटी थी। कह रहे कोलिजन के बाद क्या होगा, याद करो जब एक हैवी बॉडी एक बहुत भारी बॉडी एक हल्की बॉडी से टकराती है तो बताया था भारी वाले बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v थी, तो आफ्टर कोलिजन भी कितनी रहेगी v। समझ लो एक जो ट्रक है वो मच्छर से टकरा गया, ये m ट्रक है ये मच्छर है, तो ट्रक का मच्छर के साथ कोलिजन हुआ तो ट्रक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मच्छर है यानी जो हल्की वाली बॉडी, उसमें क्या बताया था, उसकी वेलोसिटी भारी वाले के डबल से कम हो जाएगी। फॉर्मूला याद करो क्या बताया था, ये v2 होगा भारी वाले के डबल से कम। ये भारी वाले की वेलोसिटी है v और u2 इसकी अपनी वेलोसिटी है वो 0, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, हल्के वाले की वेलोसिटी भारी वाले के डबल से कम हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2v, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg moving with a velocity of 6 meter per second strikes inelastically with another body of same mass at rest. The amount of heat evolved. हीट ये कह रहे एक 2 kg मास की बॉडी है, 2 kg मास, और ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, ये इसकी वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये टकराती है इनइलास्टिकली का मतलब प्लास्टिक कोलिजन होगा, जिसकी दूसरे बॉडी का जिसका मास सेम था, यानी ये भी 2 kg था लेकिन ये रेस्ट में थी। पूछ रहे हैं हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आपको मालूम है इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और जितना लॉस होगा वही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस केस में सीधा कॉन्सेप्ट है हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लास्टिक कोलिजन में जानते हो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ई 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई वो 0 हो जाएगा प्लास्टिक कोलिजन। m1 की जगह 2 आएगा, m2 की जगह 2 आएगा, नीचे 2 प्लस 2 4 आएगा, u1 की जगह 6 आएगा, u2 की जगह 0 आएगा। ये 4 से 4 कटेगा, ये 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 18 जूल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से मूव करना शुरू करते, एक इधर चलता है एक इधर। कह रहे दोबारा जब यहां पहुंचेंगे तो कितनी बार टकराएंगे, है ना। दोबारा जब यहां पहुंचेंगे, अच्छा एक की स्पीड v थी और एक की 2v थी, तो कह रहे दोबारा जब यहां पहुंचेंगे तो कितनी बार टकराएंगे, दोबारा जब यहां पहुंचेंगे तो कितनी बार टकराएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब दोबारा यहां पहुंचने से पहले कितनी बार टकराएंगे। तो देखो इसको कैसे सोचेंगे, पहली बार कब टकराएंगे, तो चूंकि इसकी स्पीड 2v है इसकी स्पीड v है, तो जितना पहला वाला चलेगा, जितना ये चलेगा उसके दुगना 2 चलेगा, है ना। तो पहला वाला अगर थीटा एंगल से घूमता है तो दूसरा कितना घूमेगा, 2 थीटा। क्या कह रहे हैं बात समझो, पहला वाला अगर थीटा एंगल से घूमता है तो दूसरा कितना घूमेगा, 2 थीटा, और टोटल 360 घूमना है दोनों को मिलकर, तो 2 थीटा प्लस थीटा मिलकर 360, यानी थीटा 120 डिग्री आ जाएगा। क्या कह रहे हैं समझो बात को, एक की स्पीड दूसरे के दुगना है, तो जितना एक चलेगा दूसरा उसके दुगना चलेगा और दोनों को मिलना है। चलना कितना दोनों को टोटल है 360 डिग्री, जब 360 डिग्री चलेंगे तभी तो मिलेंगे, है ना। तो एक अगर 120 चलेगा तो दूसरा कितना चलेगा, 240। तो पहली बार कहां मिलेंगे, ये वाला 120 चल के आया होगा, 120 मतलब यहां, तो पहला वाला यहां आया होगा फर्स्ट वाला,
यहां, और दूसरा वाला 240 चल के यहां आया हो, तो पहली बार यहां पर मिलेंगे, एक कोलिजन हुआ। अच्छा, जब कोलिजन होगा, कोलिजन में क्वेश्चन में कहा गया है कोलिजन दोनों बॉडीज के मास इक्वल हैं, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है ना, लिखा हुआ है देयर टेंजेंशियल वेलोसिटीज आर इतने, बिटवीन कोलिजन्स द पार्टिकल्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड्स, इलास्टिक कोलिजन। जब मास बराबर हैं, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद की सिचुएशन का डायग्राम बनाओगे तो ये वाला आएगा, ये वाला। यहां पर जब यहां दोनों होंगे, और शुरू में पहली बार यहां पर मिले थे, इसको स्टार बना लेते हैं। यहां जब दोनों होंगे तो देखो 1 जो है कितनी स्पीड से आया है, v से, और 2 कितनी स्पीड से आया है, 2v से। ये इलास्टिक कोलिजन होंगे, वेलोसिटीज एक्सचेंज कर जाएंगे। तो अब इस पोजीशन पर जब यहां थे, तो कोलिजन के तुरंत बाद जो 1 था और जो 2 था, 1 कितनी, ये 2 कितनी स्पीड से चला जाएगा, v से, और 1 कितनी स्पीड से जाएगा, 2v से। 1 की स्पीड 2 के पास चली जाएगी, 2 की स्पीड 1 के पास चली जाएगी। फिर अब कहां मिलेंगे, अब 2 कितना चलेगा, क्योंकि 2 की स्पीड कम है, तो 2 वाला 120 डिग्री चलेगा, 1 वाला 240 डिग्री चलेगा। तो अब 2 वाला यहां से 120 डिग्री चलकर यहां कहीं आएगा, और 1 वाला 240 डिग्री घूम के यहां कहीं आएगा, यहां दोनों मिलेंगे। ये कौन हो गया 2, ये कौन हो गया 2, ये कौन हो गया 1। 2 कितनी स्पीड से आया है, ये 2 कोलिजन हो गए। 2 कितने स्पीड से आया है, v से। 1 कितनी स्पीड से आया है, 2v से। यहां मिलेंगे, है ना। अब फिर दोबारा वही होगा। अब दोबारा क्या होगा, अब फिर वही 1 जो है वो कितने एंगल से घूमेगा, 240। 2 कितने एंगल से आएगा, 120। अदल बदल जाएंगे वेलोसिटीज। तो इसके बाद की सिचुएशन में 1 की स्पीड v हो जाएगी, 2 की स्पीड 2v हो जाएगी। 1 की स्पीड v होगी, 2 की स्पीड 2v होगी। तो देखो अब यहां से, अब सिमेट्री से खुद देख लो, पहली बार यहां मिले थे तो यहां से कितना नीचे आए, 120। फिर कहां मिले, 120। फिर अगला एंगल कितना होगा, 120। तो सिमेट्री से कह सकते हो अगली बार की सिचुएशन में अब जो 1 है उसकी स्पीड 2v हो जाएगी, और जो 2 है उसकी स्पीड v हो जाएगी। उल्टा बोल दिया, जो ये है, जो 1 है और जो 2 है, 1 की स्पीड 2 के पास चली जाएगी, तो ये 2v चलेगा, और 2 की स्पीड 1 के पास आ जाएगी, ये 20 चलेगा। और ये थे कहां पर बताओ, यहां पर। ये 120 डिग्री पहले यहां पर थे, ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री, ऐसे थे। अब बताओ 1 फिर कितना चलेगा, 120, और 2 कितना चलेगा, 240। तो वापस आके कहां मिलेंगे, टॉप पॉइंट पे, यहां। तीसरा कोलिजन हो गया। तो यानी वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितनी बार कोलाइड हुए, 3 बार। स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितनी बार कोलाइड हुए, 3 बार। तो हम कहेंगे टॉप पॉइंट पर दोबारा पहुंचने में 3 बार कोलाइड करेंगे। तो सही आंसर होगा 3, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर मेकिंग हाउ मैनी इलास्टिक कोलिजन्स अदर देन दैट एट ए, अच्छा लिखा है अदर देन दैट एट ए पर जो कोलिजन होगा उसके अलावा, तो ए का मिलाकर 3 कोलिजन हुए, तो ए वाला छोड़ देंगे तो कितने कोलिजन होंगे, 2। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अदर देन दैट ए लिखा है। अगर मतलब ए पे जो कोलिजन होगा वापस तीसरा वाला कोलिजन, उसको काउंट ना करो, तो कितने कोलिजन होंगे, 2। काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, है ना। तो इसका आंसर याद कर लो, डायरेक्टली तरीका बताते हैं, इसको याद कर लो। अगर एक पार्टिकल v1 स्पीड से जाता है, v से, और एक जाता है, यानी एक n1v से जाता है, एक n1v से जाता है, और एक n2v से जाता है, और पूछा जाए नंबर ऑफ कोलिजन्स बताओ यहां तक पहुंचने से पहले कितने टोटल कोलिजन होंगे, तो आंसर याद कर लो। नंबर ऑफ कोलिजन्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो। नंबर ऑफ कोलिजन्स का फॉर्मूला होगा n1 प्लस n2
जो v के साथ लिखा है, जैसे यहाँ n1 यहाँ n2, n1 प्लस n2, अगर टॉप वाले पॉइंट के कोलिजन को काउंट करना है तो n1 प्लस n2 होगा, और इसको काउंट नहीं करना है तो -1 होगा। -1 कब करोगे? अगर टॉप पॉइंट पे जो दोबारा कोलिजन होगा, लास्ट कोलिजन जो होगा, अगर उसको काउंट करना है तो n1 प्लस n2 होगा, नहीं काउंट करना है तो n1 प्लस n2। डायरेक्ट आंसर आ जाए। जैसे देखो ये 2v था, ये v था, v के साथ क्या लिखा है 1, 2v के साथ क्या लिखा है 2, तो टोटल कोलिजन कितने होंगे 3। अब अगर टॉप वाले कोलिजन को काउंट नहीं करना है तो 3 - 1, आंसर 2 आ जाए। हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सही गलत बताना है, फटाफट देखते हैं। एंड इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होते हैं, बात सही है ना। रीजन लिखा, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द बॉल्स एज द कोलिजन इज इलास्टिक देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयरफॉर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। रीजन गलत है। गलत क्यों है? वो कह रहे हैं कोलिजन के दौरान आपस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, तो होता है आपस में एनर्जी एक्सचेंज। 1 की कुछ एनर्जी 2 के पास या 2 की कुछ एनर्जी 1 के पास आ सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। अगर 1 + 2 के पास टोटल 100 जूल एनर्जी थी तो बाद में भी कितनी रहेगी 100। मतलब ये होता है, देखो जैसे 1 की काइनेटिक एनर्जी मान लो 40 जूल थी और 2 की काइनेटिक एनर्जी मान लो 20 जूल थी, तो टोटल 60 हो गई। आफ्टर कोलिजन हो सकता है 1 की काइनेटिक एनर्जी 35 बचे और 2 की काइनेटिक एनर्जी 25 हो जाए। अब अगर इसकी 40 से 35 बची है तो कम हो गई ना, ट्रांसफर हुई किसके पास? 2 के पास। 2 की 20 से 25 हो गई, इसने इसका मतलब इसने 1 से एनर्जी ले ली। तो अलग अलग एनर्जी बदल जाती है, आपस में आदान प्रदान होता है एनर्जी का, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी। वो पहले भी 60 थी और अब भी 60 है, तो रीजन गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एक 4 kg का मास 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, दूसरा मास 2 kg पर सेकंड, 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो पहला मास 4 kg का था, ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। अब डायरेक्शन तो लिखी नहीं किधर जा रहा है, तो फिर एक ही सेम डायरेक्शन ले लोगे। दूसरा मास 2 kg का था और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा। डायरेक्शन लिखी नहीं है तो फिर दोनों को स्ट्रेट लीनियर मान लो। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालो, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में आंसर निकालेंगे, पहला मास 4, वेलोसिटी 5। क्योंकि दोनों कोलिनियर हैं तो आईजे में जाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से काम चल जाएगा। दोनों आगे की तरफ हैं तो प्लस ले लिया। जैसे कहीं सर आगे की तरफ क्यों मान लिया आपने? तो इसलिए मान लिया क्योंकि दिया नहीं है तो फिर यही मानना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और ले ही नहीं सकते। दूसरे का मास है 2 kg और वेलोसिटी 10 है, और टोटल मास हो जाएगा 6। तो ये 20 + 20 40/6 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई। अब वो कह रहे हैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, वो होता है ½ mv²। सिस्टम का मास हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 kg, और स्पीड आई है 20/3 इसका स्क्वायर। तो ये 3 400/3 ये आ जाएगा। ये 3 आएगा, इधर 9 आएगा, 3 3 कटेगा, 400/3 जूल। ये आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा भाग कर लोगे, है ना। 400/3 जूल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए टेनिस बॉल हिट्स द फ्लोर विद ए स्पीड v। ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन सा है, कर चुके हैं क्लास में हम लोग। अगर एक बॉल इधर u स्पीड से आई है थीटा एंगल पे, कोलिजन होता है और इधर चली जाती है v स्पीड से फाई एंगल पे, तो ये हमें पता है v का फॉर्मूला होता है u√sin² थीटा प्लस e² cos² थीटा। आंसर याद हो
निकालेंगे वैसे ही। जो ये ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन में क्या बताया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगा देते हैं, जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है वो अनचेंज रहते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। और जो एंगल आता है tan फाई, वो tan थीटा बाई ई के बराबर होता है। ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना, डायरेक्ट है ये, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द ग्राफ मैच द फॉलोइंग। ग्राफ के हिसाब से मैच करना है। पहला दिया R1 पे क्या होगा, R1 पे, तो R1 पे देखो यहां पर जो ग्राफ है फोर्स का ग्राफ है, और जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, फोर्स वाला ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। तो R1, R3, R4, R6 पर इक्विलिब्रियम है। अब कैसा इक्विलिब्रियम है तो बताया था, एरो बना लो। R1 के बाद ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव एरो, R1 से पहले ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव एरो। जब किसी पॉइंट से एरो बाहर की तरफ लगे होते हैं, इसका मतलब जो फोर्स है वो बॉडी को बाहर भगाना चाह रहा है, लौट के वापस नहीं आने देगा। इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। तो R1 पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। तो ए से मैच करेगा 3। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो 1 भी मैच करेगा। तो ए से 3 और 1 मैच करेंगे। तो ए से 3 और 1 किस किस ऑप्शन में है, देखो पहले में है और चौथे में है, दूसरा और तीसरा गलत हो गए। बी और चेक कर लो, बी दिया है R2। R2 पे तुम जानते हो जो फोर्स का ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वही इक्विलिब्रियम होता है। तो R2 पर इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो ना स्टेबल, ना अनस्टेबल, ना न्यूट्रल, ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ना मिनिमम। तो R2 पर कुछ नहीं होगा, तो R2 के लिए नन मैच करेगा। तो B से 4, और ये केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। R4 पे अगर देखोगे तो R4 पे उसी तरह चेक कर सकते हो। R4 से पहले ग्राफ पॉजिटिव है, R4 के बाद नेगेटिव है, अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं, अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। तो R4 पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, तो C से 2 मैच करेगा, कर रहा है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती, तो मिनिमम होगी, डी नहीं है ऑप्शन में। डी से डी R3 है, R3 पर देखो तो R3 पर भी इससे पहले का एरो ऊपर, बाद का एरो नीचे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो डी से भी 2 मैच करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। A mass m moving with velocity v along x-axis collides with and sticks to another mass 2m which is moving along y-axis with velocity 3v। एक m मास है, वो v से मूव कर रहा है x एक्सिस के लॉन्ग। एक दूसरा मास 2m है, वो 3v से मूव कर रहा है y एक्सिस के लॉन्ग। कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी, फॉर्मूला लगाना है, VCM इक्वल टू m1v1। अब चूंकि वेलोसिटीज नॉन कोलिनियर हैं तो आई जे का इस्तेमाल हो, तो mv आई कैप प्लस m2v2 2m इंटू 3v जे कैप अपॉन m1 प्लस m2 3m। m कॉमन है, कैंसिल हो गया, VCM आएगा v आई कैप प्लस 6v जे कैप बाई 3, यानी ये बन जाएगा v बाई 3 आई कैप प्लस 2v जे कैप। ये आंसर हो जाएगा v बाई 3 आई कैप प्लस 2v जे कैप, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A particle of mass m1 collides with a particle of mass m2 at rest। m1 मास का पार्टिकल m2 मास के पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है,
ये m1 मास है, ये m2 मास है। m2 रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी 0। इलास्टिक कोलिजन है और कह रहे आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स जो हैं आफ्टर कोलिजन ये 90 डिग्री पे चले जाते हैं। मतलब एक इधर चला गया तो एक इधर चला गया, और दोनों के बीच का एंगल आपसे वो बोल रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री। तो पूछ रहे हैं m2 और m1 का रेशियो बताओ। ये प्रॉपर्टी क्लास में लिखाई गई है कि अगर दो मास एक दूसरे से कोलाइड करें, ऑब्लिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, है ना, ऑब्लिक हो, इलास्टिक हो, और एक मास मूव कर रहा हो और दूसरा रेस्ट में हो, तीन शर्तें हैं। कोलिजन ऑब्लिक हो, दूसरी शर्त है इलास्टिक हो, एक रेस्ट में हो, दूसरा मूव कर रहा हो, तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज 90 डिग्री के एंगल पे डाइवर्ट हो जाती, 90 डिग्री के एंगल पे चली जाती। यहां देखो 90 पे गई हैं, कोलिजन ऑब्लिक है, इलास्टिक है, और ऐसा तभी संभव है कि वो 90 पे जाएं जब दोनों का मास बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है सिंपली जो क्लास में पढ़ी है, मास बराबर होना चाहिए, तो मास का रेशियो 1 हो जाएगा। तो m1 बाई m2 1 आएगा, है ना। Body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest। एक 4m मास की बॉडी है जो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक दूसरी बॉडी है m2m मास की जो रेस्ट में है। तो u2 0 है, u1 इक्वल टू u, कोलाइड करती है। पूछ रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए ने अपनी कितनी एनर्जी का कितना हिस्सा लॉस किया, लूज किया। तो ये फ्रैक्शन का फॉर्मूला सीधे पढ़ा है हम लोगों ने। फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कहा था ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दो बॉडीज कोलाइड करें, कोलिजन हेड ऑन हो और एक बॉडी रेस्ट में हो, है ना, और इलास्टिक कोलिजन हो। तो यहां हेड ऑन भी है, इलास्टिक भी है, एक बॉडी रेस्ट में है, तो ये फॉर्मूला लगता है। वैल्यू रख दो बस। तो 4m1 की जगह 4m आएगा, m2 की जगह 2m आएगा, m1 प्लस m2 की जगह 6m आएगा, और 6m का स्क्वायर करेंगे तो 36m स्क्वायर आएगा। m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 8 इंटू 2/36, 16 इंटू 2/36। तो आंसर आ जाएगा 16 इंटू 2 32, यानी 32/36। 4 से कटेगा तो आंसर आएगा 8/9। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। दो स्टेटमेंट दिए, सही गलत बताना है। एन स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ mass m colliding elastically each second on surface with velocity u, the force experienced by the surface। किसी सरफेस पे n बॉल्स पर सेकेंड टकरा रही हैं और टकराकर इलास्टिक कोलिजन होता है, u से जाती हैं, u से लौट आती हैं। सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा तो हम सबको पता है, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन में पढ़ चुके हैं, 2nmu। n होता है नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड। यही थीटा एंगल पे कोलाइड करती हैं तो फोर्स हो जाता 2nmu cos थीटा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में लिखा है ऑन इलास्टिक कोलिजन द बॉल रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, स्पीड होना चाहिए। बॉल रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड के साथ बॉल रिबाउंड करती, सही ऑप्शन है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। A ball P moving with a speed of v meter per second collides directly with another identical ball Q moving with a speed of 10 meter per second in the opposite direction। एक बॉल P है, वो v मीटर पर सेकेंड से जा रही, v मीटर पर सेकेंड से जा रही। ये दूसरी बॉल से टकराती आइडेंटिकल बॉल है, यानी मास बराबर है,
दूसरे बॉल से टकराती है जो 10 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट जा रही, अपोजिट। P कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन पहली बॉल ये P था, ये Q था, P रेस्ट में आ गई तो P की वेलोसिटी 0 हो गई, ये P है, रेस्ट में आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6, द वैल्यू ऑफ V, तो ये चलेगी, और E की वैल्यू 0.6, ये Q है, तो कह रहे हैं बताओ V कितना होगा, V निकालना। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, फॉर्मूला लगा दो, V1 का फॉर्मूला लगा दो। देखो V1 पता है, V1 का फॉर्मूला लगाओ। किसी भी कोलिजन में V1 का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, प्लस जो भी होता था उसमें U2 आता है, प्लस U2 इंटू समथिंग जो भी हो, वो U2 वाला पार्ट आता है। तो प्लस में क्या आता था, 1 प्लस E इंटू M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता। V1 तुम्हें 0 दिया हुआ है, बाद में कह रहे हैं रेस्ट में आ गया, तो V1 को 0 रख दो। M1 और M2 दोनों M है, तो ऊपर M आएगा, नीचे M आएगा, M कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस E/2 बचेगा। U1 तुम्हें V दिया हुआ है, तो U1 की जगह V रख देंगे, ये हो गया। यहां भी 1 प्लस E बचेगा, M कॉमन हो गए, नीचे 2M आएगा, M कैंसिल होगा, तो 1 प्लस E/2 बचेगा। U2 पीछे की तरफ 10 दिया है, तो इसको -10 रख देंगे, ये इक्वेशन बन गई। यहां से V सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू 1 माइनस E 0.6 दिया है, E को 0.6 रखोगे तो 1 माइनस 0.6 0.4 बचेगा, 0.4/2 करोगे 0.2V बचेगा। यहां E 0.6 रखोगे तो 1.6/2 0.8 बचेगा, और 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 0.2V इक्वल टू 8, तो V कितना आ गया, 8/0.2, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, 40 मीटर पर सेकेंड। ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं, कहने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर में इनको लिखना है। कहां से शुरू करना, सबसे पहले लीस्ट लिखना है, लीस्ट का मतलब जो मोस्ट नेगेटिव हो, सबसे पहले वो लिखना है, फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, और सबसे लास्ट में आएगा ग्रेटेस्ट जो सबसे पॉजिटिव। एफएक्स ग्राफ दिए हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले वो लिखना है जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगी, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे ज्यादा, मतलब जिसकी सबसे नेगेटिव है, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और बाद में सबसे पॉजिटिव। तो देखो आपको यह पढ़ाया गया है कि एफएक्स ग्राफ का एरिया माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -A, यानी माइनस ऑफ एरिया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही लिखना है। तो अब देखो पहले वाले में जो पहला कर्व बना हुआ है, इसमें एरिया अगर हम A1 मान लें तो ये +A1 होगा। कितना होगा देखो लिख ही लेते हैं, कितना होगा, इस एरिया को लिख ले। इसमें एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू x1 इंटू एफ, ये एरिया होगा। प्लस में इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो एरिया होगा F1 इंटू x1, ये F1 है, F1 इंटू x1, ये भी वही आएगा लेकिन नीचे है तो माइनस में होगा ये एरिया, तो इसका एरिया आएगा -12 F1 x1, ये आएगा। ये बात समझ में आ रही? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा क्या होती है,
डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स एरिया। तो पहले वाले में क्या है, डेल्टा यू माइनस टाइम्स एरिया। एरिया क्या है देखो, पहले वाले में एरिया प्लस में है, हाफ F1x1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस हाफ F1x1। दूसरे वाले में लिखेंगे डेल्टा U2 माइनस टाइम्स एरिया, तो माइनस एरिया इसमें भी प्लस में है, ऊपर है एक्स एक्सिस के तो प्लस में होगा, कितना होगा F1x1, तो F1x1। तीसरे वाले में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो फिर माइनस एरिया, इस बार एरिया नीचे है तो माइनस में होगा, माइनस हाफ F1x1, तो यहां लिखेंगे माइनस हाफ F1x1, ये प्लस बन जाएगा, प्लस। अब देखो सबसे पहले सबसे नेगेटिव वाला लिखना है, तो सबसे पहले उसको लिखो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। अब नेगेटिव तो ये दोनों है, इसमें ज्यादा कौन है, ये वाला, वो तो F1x1 का आधा है, ये ज्यादा है, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 2 का। इसके बाद इससे थोड़ा कम नेगेटिव कौन है, 1, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, 3, तो आंसर होगा 213, है ना, 213। तो 213 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. The center of mass of a proton and an electron released from their respective positions remains at rest. एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेस्ट में रखे थे, आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। जैसे ही रिलीज करेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, लेकिन ये जो मोशन हुआ ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ। आपको पता है इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, भले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलने लगे लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। तो असर्शन हो गया करेक्ट। रीजन कह रहे हैं द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सही बात है ये, रीजन भी करेक्ट है, तो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। What is the distance of center of mass of a half ring from the center if the ring has radius 0.5? एक रिंग का रेडियस है, सेमी सर्किल रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, आधी रिंग है, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। अब आपको मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पर होता है। रेडियस अगर r है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r/π डिस्टेंस यहां होता है। r की वैल्यू आपको 0.5 दी है, तो 2 × 0.5/π यानी आंसर हो जाएगा 1/π डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, 1/π, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, है ना। 41 है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही गलत बताना। पहला लिखा है फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिल्कुल ब्लंडर है, एकदम गलत स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत हो गया, है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। दूसरा लिखा पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्सेस के साथ एसोसिएट होती है, मतलब कैलकुलेट की जा सकती है। आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क के कारण ही आती, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते, तो रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। In a two-particle system with particle masses m1 and m2, the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d. The distance through which the second particle. Question क्या कह रहे हैं देखो, दो पार्टिकल कहीं रखे थे m1 और m2। अब मान लो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं था, इधर से r1 इधर से r2,
तो हमें मालूम है m1r1 इक्वल टू क्या होता है m2r2, दो पार्टिकल्स के लिए। अब कह रहे हैं पहले पार्टिकल को डी डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, मतलब पहला पार्टिकल यहां था तो इसको आगे ले आए, यहां ले आए। दूसरा पार्टिकल यहां था, कह रहे हैं अगर पहले पार्टिकल को डी डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दिया तो दूसरे को किधर शिफ्ट करे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ना चेंज करे। तो जब इसको डी डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर देंगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहना है जहां था। इसको डी डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दिया है तो अब इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से बचेगी r1 माइनस डी। उसको किधर शिफ्ट करें तो आगे, मान लो आगे से सही होगा तो प्लस आ जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, r2 मान लिया। तो दूसरा मास यहां आ गया, पहला मास यहां आ गया। अब फिर वही फॉर्मूला लगाओ, m1r1 इक्वल टू m2r2। अब पहले मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हो गई r1 माइनस डी, तो m1 इंटू r1 माइनस डी। दूसरे मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हो गई r2 प्लस एक्स, तो r2 प्लस एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो m1r1 माइनस m1d इक्वल टू m2r2 प्लस m2x। इक्वेशन 1 से m1r1 इक्वल टू m2r2 था, तो m1r1 m2r2 कैंसिल हो गया, तो माइनस m1d इक्वल टू m2x आ गया। x कितना आ गया माइनस m1d बाई m2, यानी x की वैल्यू आ गई, यानी दूसरे मास को शिफ्ट करना पड़ेगा m1d बाई m2 से। माइनस साइन ये बता रहा है हमने किधर शिफ्ट किया है आगे, माइनस ये बता रहा है आगे नहीं, किधर ले जाना पड़ेगा पीछे, यानी पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे मास को m1d बाई m2 से। तो सही आंसर होगा m1d बाई m2, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स दिए, सेंटर ऑफ मास निकालना है। सबके कोऑर्डिनेट्स पता है, डायग्राम में लिख लो। ये 3 kg मास है, ये 0 0 पे है। 4 kg मास के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ओरिजिन से जाएंगे, x पे कितना चले 2 और y पे 1, तो 4 kg के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1। 8 kg के लिए x पे 1 चलेंगे, y पे 2 चलेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2। और 3 kg के तो 0,0 है ही, ओरिजिन पे है, तो 3 kg के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। अब सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट पूछे गए, निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पहला मास 3 kg है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा मास 8 kg है, उसका x कोऑर्डिनेट 1 है। तीसरा मास 4 kg है, उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, अपॉन टोटल मास 3 प्लस 8 प्लस 4। क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 8 प्लस 8 16 और नीचे आएगा 15, 16 बाई 15, यानी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। 1 पॉइंट समथिंग, देखो 1 तो नहीं होगा, अब 1.1 आएगा कि 1.3 आएगा, चेक कर लो। तो 15 बाई 16 करोगे तो 1 एक बचा, तो 1.1 के आसपास ही आएगा, कैलकुलेट कर लोगे। तो दूसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सीधे पहले से पता चल जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। वाई निकालना होता वैसे निकाल लेंगे, वाई सी एम। ए मशीन गन फायर्स 240 bullets per minute if the mass of each bullet is 10 gram and velocity of bullet is 600 मीटर पर सेकेंड पावर। अब देखो पर मिनट बुलेट इतनी फायर होती, पावर पूछ रहे हैं, यहां अंडरस्टूड है एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर होगी जितना टोटल वर्क हुआ अपॉन टोटल टाइम। वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, अपॉन टाइम।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, बुलेट्स पहले रेस्ट में थी तो बाद में जो बुलेट्स को एनर्जी मिली वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो हाफ mv², ये एक बुलेट के लिए हुआ। टोटल कितनी बुलेट्स फायर की गई, 240, तो इंटू 240 ये सारी बुलेट्स का मिलाकर हो गया। अपॉन टाइम, ये बुलेट्स कितने देर में फायर हुई है, 1 मिनट में। टाइम सेकंड में लिखेंगे तो 60 सेकंड। 60 से ये कटेगा 4 आएगा। हाफ mv² में हाफ मास ऑफ बुलेट दिया है आपको 10 ग्राम, तो 10/1000 और v दिया है 600, तो ये 600 इंटू 600 ये हो गया, इंटू 4 किलोवाट में पावर पूछ रहे हैं। तो ये 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 0, ये कट गया। 2 से ये कटा, 2 आया, ये आएगा 6 इंटू 600 3600 इंटू 2 7200, तो ये 7200 7200 वॉट आया। किलोवाट में लिखना है तो 7.2 किलोवाट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 4th, है ना। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बॉम्ब ट्रेवलिंग इन ए पैराबोलिक पाथ। एक बॉम्ब पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। हवा में वो फूट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसका ये बताना, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा। देखो ये आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी जब ये बॉम्ब मोशन में था, ये पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, तो सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा। इस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा। रास्ते में इंटरनल फोर्सेस, जो भी बॉम्ब के अंदर गन पाउडर या जो भी मटेरियल भरा था उसमें इंटरनल रिएक्शन की वजह से बॉम्ब में एक्सप्लोजन हुआ, यानी एक्सप्लोजन होने में कोई एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ। इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है तो बॉम्ब के अलग अलग हिस्से के मोशन में बदलाव आ जाएगा। बॉम्ब 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 15 टुकड़ों में, जितने भी टुकड़ों में टूट गया, वो अलग अलग टुकड़े अपना पाथ बदल देंगे, अपना मोशन बदल देंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के मोशन में बदलाव तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के मोशन में बदलाव नहीं होगा। तो अलग अलग टुकड़े अलग अलग चले जाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी अपने उसी पाथ पर मूव करेगा जिस पाथ पे वो पहले जा रहा था, और वहीं जाकर गिरेगा जहां पर वो तब गिरता अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता। तो अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो सेंटर ऑफ मास जहां गिरता, अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा और उसी पाथ को फॉलो करेगा। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और वहीं जाकर फॉल करेगा जहां वो तब फॉल करता अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता। तो सही ऑप्शन होगा मूव इन द पैराबोलिक पाथ द अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वुड हैव ट्रेवल्ड। कह रहे हैं उसी पैराबोलिक पाथ पे सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो जिस रास्ते पे बॉम्ब जाता उसी रास्ते पे पैराबोलिक पाथ पे अभी भी सेंटर ऑफ मास मूव करे, है ना। तो ये था आपका पेपर, और इसमें कुछ चीजों को हम लोगों ने डिस्कस, जैसे एक आधा क्वेश्चन ऐसे था जो डायरेक्ट था, हमने ऐसे ही बता दिया। अगर किसी तरह की दिक्कत रह जाए क्वेश्चन में किसी, तो क्लास के बाद आके पूछ सकते हो, है ना, डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन में। थैंक यू।